हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। जैसा कि दोस्त आप जान भी रहे हैं कि बीपीएससी असिस्टेंट के आंसर की आने के 2-3 दिन बाद भी बहुत से स्टूडेंट्स में आंसर की गलत होने कारण से कुछ प्रश्नों के आंसर्स गलत हैं, जिसके कारण से दोस्तों में भटकाव की स्थिति है और वे विभिन्न जगहों पे कमेंट कर पूछते रहते हैं कि सर मेरा इतना आ रहा है, इतने आंसर्स गलत हैं, इसका क्या आंसर होने चाहिए। तो सबसे पहले कि हम बतलाना चाहें कि आप बीपीएससी के स्टूडेंट है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ बीपीएससी, और आपके अंदर यदि भटकाव आती है तो ऐसी उम्मीद आपसे नहीं होती है दोस्त। ये सब छोटे छोटे प्रश्नों के आंसर गलत हैं, बाकी बाय द मिस्टेक या हो ही जाती है, क्योंकि 100% कोई भी मशीन भी है जो आपको एक्यूरेसी नहीं दे सकती। बीपीएससी को देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किया गया है तो उसे सुधार किया जाएगा। मैं आपको नोटिस भी दिखाऊंगा कि बीपीएससी ने बोला भी है, आपको इसके लिए मांगा हुआ भी है, क्या इसके लिए जो भी क्वेरी है आपको देना है उस जगह पे समीक्षा इसकी की जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस जगह पे पढ़ सकते हैं आप पहले कि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पूर्णतः औपबंधिक है, प्रोविजनल है। उपयुक्त निर्धारित तिथि तक आपत्तिकर्ताओं से प्राप्त आपत्ति की गहन समीक्षा विशेषज्ञ की समिति द्वारा की जाएगी और गहन समीक्षा प्रांत सभी प्रश्नों का अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किया जाएगा। विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए उक्त अंतिम आदर्श उत्तर का आयोग द्वारा अनुमोदनोपरांत इसके आधार पर ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन किया जाएगा। मीन्स यह 100% दोस्त फिक्स है कि आपकी जो आंसर की है वह गलत दी गई है, जिसमें क्या की जाएगी, सुधार की जाएगी। इसके लिए आप आपत्ति करें, ठीक है। और ऐसे मेरे कलीग के द्वारा भी आपत्ति कर दी गई है दोस्तों, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप दोस्त मेरी कटअप वाली वीडियो को देख सकते हैं, उसके अंतर्गत आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उससे 5-7 नंबर यदि कम कर चलें और तो भी आप मेंस के लिए सेफ जोन में माने जा सकते हैं। कारण क्या है कि मैंने वह जो कटअप दोस्त बनाया है, वह जो दोस्त कटअप बनाया हुआ है वह 510 सीटों के लिए है, यानी जितना सीट है यानी उसके 10 गुना रिजल्ट के हिसाब से मैंने उस कटअप को दिया है। बाकी 2 तरह से कटअप निर्धारित होने हैं, जैसा कि मैंने कटअप वाली वीडियो में बतलाया हुआ है भी दोस्त। उसके बाद हम बात करें तो यदि टोटल अपीयर कैंडिडेट का यदि 10% दिया जाता है तो 4400 रिजल्ट दिए जाएंगे, अर्थात 4380। तो ऐसी अवस्था में आप समझ सकते हैं कि हमें 43 यदि 4400 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाए या 4380 का रिजल्ट दिया जाए तो ऐसी अवस्था में आपको 51 सीट के लिए फाइट करने हैं। तो 51 मीन्स कहने का मतलब हो गया अब कितना, 4329 कैंडिडेट तो ऐसे ही बाहर होंगे। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा आप समझ सकते हैं कि कितनी गुणवत्तापूर्ण लोगों की उस जगह पे ज़रूरत है। और 51 लोग में से भी विभिन्न प्रकार की कैटेगरीज बटी हुई है। 35% आरक्षण, ठीक है, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षित है, और इसमें 17+1 सीट, ठीक है, आपको चाहिए, यानी 18 महिला 51 में से बचे कितने, 33 सीट। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छे चांस हैं इस जगह पे। गर्ल्स कैंडिडेट का के लिए यह है जो दोस्त सुनहरा मौका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कि बॉयज़ कैंडिडेट के लिए भी इस जगह पे है, थोड़ी कंपटीशन टफ है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स क्यों ना हो, लेकिन 33 सीट पे फाइट करना थोड़ी मुश्किल होती है दोस्त। तो ऐसी अवस्था में आप भटकाव की स्थिति ना लाएं, और यदि जितना भी कट ऑफ जा रहा है, यदि 4400 रिजल्ट दिए जाते हैं पिछला बार के अकॉर्डिंग, तो आपको लग जाना चाहिए। यदि 100+ आप कर पा रहे हैं तो आपको मेंस में लगना ही चाहिए। और इसके लिए दोस्त क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बतला रखा है। किसके अंतर्गत आपको हमने बतला रखा है, जो सिलेबस है, क्या इसका सिलेबस होने वाला है, तो इसी के अंतर्गत हमने बतला रखा है। तो उसका वीडियो का जो लिंक होगा वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप उसे जा करके देख लेंगे दोस्त, तो आपकी सब क्लियर हो ही जाएगी। उसके बाद की हम बात करें तो आपको मेंस के लिए हर हाल में प्रिपरेशन करनी है, यानी प्रिपेयर होना है। और बहुत हाई कंपटीशन मेंस में भी होने वाला है, पीटी से कुछ होने वाला नहीं है दोस्त। उसके बाद इसकी हम लोगों ने चर्चा कर ही ली दोस्त। अब देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न गलत है, और ये आपको भी पता है कि कौन सा प्रश्न गलत है, कौन सा सही है, ठीक है। इसका आंसर जो है दोस्त WX आएगा। कैसे, तो आप देख भी सकते हैं कि C के बाद D, H के बाद I, M के बाद N
आर के बाद एस आया हुआ है। तो यहाँ पे ठीक है, लगातार तो आ ही रहे हैं क्रमवार, लेकिन यहाँ पे हम 4 की बात करें, डी 4 है, फिर उसके बाद 4 4 8 आया हुआ है एच, फिर यहाँ पे आई 9 9 4 13, फिर यहाँ पे 14 14 4 18, ठीक है, 18 1 19 हो गए, 19 4 यहाँ पे नेक्स्ट आना चाहिए जो 23 आना चाहिए, और 23 के अंतर्गत कौन आता है, डब्लू, और डब्लू के बाद आएगा एक्स, जो कि राइट आंसर है। इसे कोई भी गलती नहीं काट सकता दोस्त, आयोग इसे सही ही करेगा, और ये आपको भी पता है कि इसका आंसर यह है। डीआई का एक प्रश्न गलत है, इसका आंसर गलत दिया गया है, जिसका आंसर क्या आता है, 70 आता है। इस प्रश्न के अंतर्गत कुछ करने नहीं थे, 15 और 16 वाले को देखना है, 15 और 16 को देखने के बाद ठीक है, इसका परसेंटेज हमें निकाल देने थे, ठीक है, विज्ञान विषय का। अब देख आप सकते हैं इस जगह पे कि विज्ञान में यहाँ पे 920 और इसका 35%, यहाँ 980 और इसका 40%। तो कहा है कि कितने अभ्यर्थी की संख्या में वृद्धि हुई, तो इसका 40% निकालेंगे, इसका 35% निकालने के बाद इसमें से इसे घटा देंगे, तो आपका आंसर कितना बन पाता है, 70 आपका भी बना होगा दोस्त। तो यह प्रश्न गलत है और इसे आयोग सही ही करेगा। उसके बाद इस प्रश्नों को लेकर करके भी छिड़ा हुआ है विवाद, और सही में यह आयोग के द्वारा गलत आंसर दिया गया है कि राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है, ठीक है। तो यह उत्तराखंड दिया गया है, जबकि उत्तराखंड नहीं, आपको पश्चिम बंगाल है। हम लोग मैप के थ्रू थोड़ी देखें तो क्लियर कर पाएंगे कि कौन से देश, कौन से राज्य इस जगह पे हैं जो 3 देशों से लगा हुआ है। तो यह जो है आप देख पा रहे होंगे कि यह वेस्ट बंगाल है, ठीक है, और इसकी सीमा इस प्रकार से कुछ टच कर रही है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे एक तो हो गया यहाँ नेपाल, इसके बाद देखें यहाँ भूटान, और एक हो गया क्या, बांग्लादेश। तो आप मैप में क्लियर देख पा रहे हैं कि वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्री है वह 3 कंट्रीज नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से क्या करती है, टच करती है। दोस्त वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि इससे दोस्त मोटिवेशन मिलती है कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ तो क्लियर हो पाया मैप से। उसके बाद उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड आप देख सकते हैं इस जगह पे कि इधर तो आपका चाइना हो गया और इधर नेपाल हो गया। बाकी तो इसकी बाउंड्रीज जो है, एक दिल्ली है इधर, इसके बाद है जो हिमाचल से लगते हैं और हरियाणा से लग रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ तो क्लियर ही हो पाया कि यहाँ पे नेपाल और चाइना से, यानी देश की बात करें तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो हैं मात्र दो कंट्री से किसके लगते हैं, उत्तराखंड के। बाकी इसमें कोई वैसे नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो क्लियर आंसर जो है आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है। अब देखिए यह जो 3 प्रश्न हैं मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से भी क्लियर कट है कि यह गलत है। इसका आंसर 100% आयोग के द्वारा सुधारा जाएगा। उसके बाद हम कुछ बात करें तो इन प्रश्नों को लेकर करके भी इसमें किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया, तो ऐसी अवस्था में आप देख सकते हैं इस जगह पे कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, यह जो हैं यहाँ इस जगह पे सभी प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्त। और ऐसी अवस्था में आप देख सकते हैं कि यह जो है बहुत से दोस्तों का कहना है कि इसका मनमोहन सिंह क्यों नहीं आंसर होगा भाई, नरसिम्हा राव ही क्यों दिया गया है आयोग के द्वारा। तो मेरे अकॉर्डिंग भी दोस्त नरसिम्हा राव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा सही है तो इसके कारण से मैं कह दूं कि हाँ नरसिम्हा राव ही होगा, लेकिन नरसिम्हा राव, क्योंकि इसका लॉजिक आप देख सकते हैं। यहाँ पे राजीव गांधी आपके क्या, आपके प्राइम मिनिस्टर रहे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही, नरसिम्हा राव रहे, मनमोहन सिंह रहे। और नरसिम्हा राव की सरकार में यह जो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे थे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मनमोहन सिंह यानी भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे यह भी याद रख सकते हैं कि मनमोहन सिंह क्या में थे, तो 13वें, और मोदी जी जो हैं 14वें प्रधानमंत्री के रूप में है। यह साथ में एक अर्थशास्त्री भी हैं। लोकसभा चुनाव 2009 में मिली जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिनको 5 वर्षों का कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है। और हम बात करें दोस्त की यहाँ पे 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों के लिए श्रेय दिया जाता है। यहाँ पे सही बात है दोस्त कि मनमोहन सिंह को इसके लिए श्रेय दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो सरकार के हिसाब से ही चला जाता है। जिस प्रकार से किसी योजनाओं के लिए श्रेय जो है अभी दिया जाता है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना और भी विभिन्न प्रकार की, तो हम बात करें ऐसे तो प्रधानमंत्री लग गया तो वहाँ पे तो प्रधानमंत्री होना ही चाहिए, लेकिन और भी विभिन्न प्रकार की जो सुधार होती है तो बोला जाता है कि हाँ ये जो है सुधार इनके काल में हुआ, इनके क्या मीन्स जो भी
उस समय प्रधानमंत्री होते हैं, उन्हीं को लिया जाता है। अब आगे की हम बात करें आयोग के लिए, कुछ हम बात इस जगह पे करें कि आपका भी कहना सही है कि हाँ शुरू तो वित्त मंत्री ही करते हैं, तो इनका नाम क्यों आखिर नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा तो आप वीडियो को देखने में अब स्किप कर दीजिए इसे, या बढ़ा कर करके आगे की बात आप देख सकते हैं दोस्त। अब देखिए इस पुस्तिका में सभी प्रश्न और उनके उत्तर अंग्रेजी में हिंदी में मुद्रित हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर ABCD क्रम पर दिए गए हैं। आप सबसे सही केवल एक उत्तर को चुनें, अपने उत्तर पत्र पर अंकित करें। यदि आपको ऐसा लगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही मेन पॉइंट है, यदि आपको ऐसा लगे कि किसी प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर सही हों तो आप अपने उत्तर पत्रक में उस उत्तर को अंकित करें जो आपको सर्वोत्तम लगे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यही है दोस्त, सर्वोत्तम लगे, ठीक है, यही बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चारों आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, और एज अ प्राइम मिनिस्टर इन आंसर जो होना चाहिए नरसिम्हा राव, जो कि आयोग के द्वारा सही आंसर है दोस्त। उसके बाद आगे की बात हम करें तो आगे की बात देखिए, विद्युत विभव को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में आता है। तो सबसे पहले इसका जो आंसर सही है वह वोल्ट मीटर ही है, लेकिन यह अंग्रेजी माध्यम के दोस्तों में यह जो कन्फ्यूजन का सबब बना हुआ है, और इसका कारण क्या है, which instrument is used for measuring electric potential due to potential और पोटेंशियोमीटर लगा दिया उन्होंने, तो पोटेंशियो से पोटेंशियो रिलेट कर दिया, ठीक है। तो यह बात हम करें कि वोल्ट मीटर क्या होता है और पोटेंशियोमीटर क्या होता है। देखिए आपके घर में इस प्रकार का कुछ होगा, जैसे फैन का जो आपका देखते हो स्पीड घटाने और बढ़ाने के लिए यह जो इंस्ट्रूमेंट है वही है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की हम बात करें, या पोटेंशियोमीटर इज अ 3 टर्मिनल रेसिस्टर विथ अ स्लाइडिंग और रोटेटिंग कॉन्टैक्ट दैट फॉर्म्स एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर। यह जो है दोस्त, यह वोल्टेज डिवाइडर का कार्य करता है। जबकि हम बात करें, यही है, ठीक है, आपका पोटेंशियोमीटर। जबकि हम यहाँ पे देखिए, इस जगह पे आप देख रहे हो 10 वोल्ट, यह जो है आपका वोल्ट मीटर है। और इस जगह पे हम बात करें कि अ वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वोल्ट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापता है, जबकि पोटेंशियोमीटर वोल्टेज डिवाइडर का कार्य करता है। तो अब उम्मीद है दोस्त वह क्लियर ही हो चुकी होगी वे प्रश्न का आंसर। तो भटकाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, और बाकी जो भी आपको वैसा कुछ आए तो आप कमेंट करें। आप देख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में मेरे वीडियोज़ को, जितना भी कमेंट आता है उसका मैं रिप्लाई करता हूँ दोस्त। तो क्लियर है, एमीटर जो है आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक करंट की उपस्थिति को यह जांच करता है, और यह है जो बहुत कम मात्रा में भी यदि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में यदि विद्युत धारा होगा तो इसे मापने में भी कार्य करता है। तो यह दोनों, इन दोनों का संबंध वोल्टेज से और इन दोनों का संबंध करंट से है। लेकिन अधिक मात्रा मापना है एमीटर, कम मात्रा में तो वोल्ट मीटर, वोल्टेज डिवाइडर तो पोटेंशियोमीटर, और वोल्टेज को मापना हो तो वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्त आगे की बात करें। एक प्रश्न और है, जो कि एक नहीं 2 प्रश्न और होंगे। हाँ, उस टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में रोजर फेडरर को हराया था। तो देखिए दोस्त, इसका हमने भी आंसर गलत लगाया हुआ था, हमने लगाया था आपका नोवाक जोकोविच, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह स्टेफानोस सिटसिपास, यही इसका सही आंसर है। कारण आप देख भी सकते हैं, ठीक है, यह जो है आपका हिंदी थोड़ी सी टेढ़ी जैसी है, विदेशी नाम में थोड़ी सी हो ही जाती है दोस्त, स्टेफानोस सिटसिपास। अब यही है जो यह 20 वर्ष का मुंडा है, और इसने क्या किया है, रोजर फेडरर को हरा दिया है दोस्त, ठीक है। मीट द 20-year-old ग्रीक हु बीट डिफेंडिंग चैंपियन रोजर फेडरर इन द 4th राउंड में हरा दिया। ही हैड प्रीवियसली डिफीटेड नोवाक जोकोविक लास्ट ईयर इन कैनेडियन ओपन में भी, और यही है। इनके राउंड को भी आप देख सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में यह जो है विनर हैं और यह है जो लूज़र हैं। आप देख सकते हैं इनके स्कोर को भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह जो हार चुके थे रोजर फेडरर, आपका इनका पूरा बातें हमने लेकर के देखिए, नॉकआउट को भी इन्होंने पार नहीं किया था ऑस्ट्रेलियन में। तो 4th राउंड में इन्होंने क्या मीन्स 4th राउंड से यह बाहर हो चुके थे 4th राउंड के कारण से। तो यही कारण से इसका आंसर जो है सिटीपास वाला होगा। चलिए दोस्त आगे की हम बात करें तो एक क्वेश्चंस और भी, यह जो कि मेरे लिए भी यह कन्फ्यूज़न का सबब है,
और निम्नलिखित में कौन सा वायु प्रदूषक जो है शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है, तो कौन सा पोल्यूटेंट अर्बन एरियाज में है। तो हम बात करें इस जगह पे, तो ऐसे मेरे अकॉर्डिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड आंसर होने चाहिए दोस्त, लेकिन आयोग का कहना है कि इसका आंसर जो होगा वह कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। अब देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। ऐसे हमने आंसर लगाया था दोस्त क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड को। ऐसे जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस में नज़र आ रहे हैं सभी के सभी पोल्यूटेंट्स हैं, लेकिन सर्वाधिक प्रभावी, और हम लोग एक बॉन्डेज में बंधे हुए हैं कि सर्वाधिक उपयुक्त आंसर चुनना है, जिसके कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर हो सकता है दोस्त। हम बात करें इस जगह पे, देखिए प्रदूषक, अब याद रखें कि प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बहुत जगहों पे, हमने भी एग्जाम दिया तो हमें पता है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें प्राइमरी पोल्यूटेंट है प्राथमिक, और कौन से सेकेंडरी हैं अर्थात द्वितीयक। तो प्राथमिक प्रदूषक वो होंगे जो सीधे प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जित होते हैं, जैसे ज्वालामुखी से विस्फोट राख होंगे वह डायरेक्ट उत्पन्न होंगे, मोटर गाड़ी से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड से सल्फर, कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती हैं, ये सब जो हैं वे आपके कौन से पोल्यूटेंट हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है खुद उत्सर्जित नहीं होते हैं, बल्कि प्राथमिक पोल्यूटेंट जो होंगे, प्रथम प्रदूषक होंगे, उसी से मिलकर करके ये बनते हैं। तो यह है जो हम बात करें इस जगह पे, किसका जो अच्छा उदाहरण है ओजोन। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन जो है प्राइमरी पोल्यूटेंट है या सेकेंडरी है, तो आपको याद रखना है कि सेकेंडरी है दोस्त। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बात सीधा सीधा करें कि अब किस आधार पे आयोग है जो इसे मान रही है, लेकिन यह कार है जो इमिट करता है डायरेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उनका यह हो सकता है लॉजिक कि कार ज़्यादा शहरों में चलते हैं, जिसके कारण से कार्बन मोनोऑक्साइड है जो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और यही कारण से यह इमिट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे आप देख पाएँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब निकलता है, जब फ्यूल है जो अच्छे से नहीं जलता है, जबकि अच्छे से जब फ्यूल जलता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करता है। और ऐसे आप सर्च में मारेंगे तो ज़्यादातर नाइट्रोजन ऑक्साइड की उपस्थिति मिलेगी, लेकिन यह हो सकता है कि यहाँ जैम की वजह से क्या होता है, फ्यूल अच्छे से नहीं जलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा इमिट करेगा। तो यह भी कन्फ्यूज़न का सबब बना हुआ है दोस्त, और इसमें हमारे अकॉर्डिंग तो आंसर नाइट्रोजन ऑक्साइड होना चाहिए, बाकी आयोग के ऊपर निर्भर करता है। मैं भी इसमें 100% आश्वस्त नहीं हूँ। तो दोस्तों यह है जो मैंने आपको प्रयास किया आपको बतलाने का, और याद रखेंगे इन सभी चीज़ों को, ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप याद रखें कि क्या है इसका, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड कंबाइंड, इस प्रकार से ओजोन भी उत्पन्न होता है। तो ओजोन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, सबसे बड़ी चीज़ यही है, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो दोस्त मैंने प्रयास किया आपको भटकाव से बचाने का, और आप भटकाव की स्थिति में ना आए उन वीडियोज़ को देख कर करके, जो कि ऐसे ही बस उठते पुटते और बना देते हैं। तो ऐसा नहीं, उनकी मीन्स झांसे में नहीं आकर करके आप ऑथेंटिक चैनल को आप ढूंढें और उससे आप जानकारी लेने का प्रयास करें, ठीक है दोस्त। तो उम्मीद है कि अब आप अपनी मेंस की तैयारी को एक नई दिशा देंगे, और उन दोस्तों के लिए भी मैं वीडियो चलाता रहता हूं जो 64वीं मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं दोस्त। तो आपके लिए मैं जो भी मटेरियल बनाता हूं तो उन सभी को अपलोड करने का प्रयास करूंगा, जितना अधिक से अधिक होगा, अधिक से अधिक कमेंट आएगा, डिमांड आएगा, तो और भी मैं उसमें तेज़ी लाने का प्रयास करूँगा दोस्तों। तो उम्मीद है सब बातें क्लियर हो चुकी होगी, और आप भटकाव की स्थिति में ना कर करके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी मेंस की जो तैयारी है उसे गति देंगे। तो फिर मिलते हैं दोस्त और भी ऑथेंटिक एवं नॉलेज वाली वीडियो लेकर करके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।